नाज़रीन, यमन की जानिब से अमेरिका पर अटैक किया गया है और न सिर्फ अमेरिका पर बल्कि इजराइल के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है। अमेरिका की मैसिव फायर पावर के बावजूद, मैसिव एग्रेशन के बावजूद यमन अटैक कर रहा है और अमेरिका और इजराइल दोनों को निशाना बना रहा है। इसके साथ साथ गजा में रेजिस्टेंस जो है वो कम्प्लेक्स ऑपरेशन सर अंजाम देना शुरू हो गई है। एक और बड़ा वाकया हुआ है जिसमें 18 मार्च के बाद पहली बार इजरायली हेलीकॉप्टर्स को गजा के अंदर उतरते हुए देखा गया है, जिसमें इवैक्यूएशन की गई है, यानी कि मैसिव लेवल के ऊपर कैजुअलिटीज हुई हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो वहां पर भेजने पड़े हैं। तो रेजिस्टेंस के ऑपरेशंस वहां पर देखे जा रहे हैं और चीन अमेरिका के दरमियान तबले जंग बच चुका है और चीन की जानिब से एक मेजर लेवल की एस्केलेशन की गई है जिसमें कांग्रेसमैन के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई गई हैं और इससे पहले आपने इस नौयत का कोई वाकया नहीं देखा होगा। तो इफेक्टिव यानी सैंक्शंस, और वो भी इफेक्टिवली, तो चीन खुलकर जो है वो मैदान के अंदर आ चुका है। और इसके साथ साथ आज हम एक बड़ी स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कुछ ही देर पहले जारी हुई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से। एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट में बहुत सारी हैरानकुन चीजें जो है वो बताई गई हैं और उसमें यह बताया गया है, हम कल से वो डिस्कस कर रहे हैं कि जेडी वैंस वेटिकन आए हैं और वहां से रिलीजियस डायरेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, और पोप ने कहा कि फलस्तीनी रियासत और गजा का सीजफायर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उसने बताया है कि कैसे अमेरिका के अंदर खास तौर पर एक बहुत बड़े लेवल की रिलीजियस मूवमेंट का आगाज हो रहा है और जिसके अंदर दोबारा रिलीजन से रुजू किया जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा ग्रुप, कोई एक कम्युनिटी, कोई सेट ऑफ पीपल या एक तबके के अंदर नहीं, ये नेशन वाइड ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है और एक ऐसी बड़ी मूवमेंट वहां पर शुरू हो चुकी है कि जो उनके कल्चर्स, उनके बिलीव्स और उनका फेथ और आगे चलकर फिर इसी से उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इसी से शेप होती है ना, आपके बिलीव से, आपके कल्चर से, इन तमाम चीज, तो वो आगे सारी पॉलिसीज भी इससे बदलने जा रही हैं। इतने मैसिव लेवल की तब्दीली उसमें आ रही है और जो ट्रंप इंतजामिया है वो इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, यानी वो इन चीजों को अडॉप्ट कर रही है और बहुत सारे ऐसे इदारों को प्रमोट कर रही है, यानी रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है उनको प्रमोट कर रही है। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि वहां पर इतनी बड़ी तब्दीली, और वो कह रहे हैं दोबारा से रिलीजन की तरफ जब वो रुजू किया जा रहा है। तो ये बड़ी अहम बात गजा और मिडल ईस्ट के हवाले से इसलिए है कि देखिए, जो मगरिब की सपोर्ट है इसराइलियों के लिए वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर है, मजहबी बुनियादों के ऊपर है। अच्छा, अगर हम मजहब के अंदर एक पूरी तहरीक उठ रही है और वो अपने फेथ को दोबारा से चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर क्या इस हवाले से भी वो फेथ चैलेंज होगा? इस हवाले से भी चीजें देखी जाएंगी ना। भाई, इजराइल की जो हिमायत है वो रिलीजियस एक ड्यूटी के तौर पर की जाती है, तो अगर वहां पर रिलीजियस तब्दीलियां आ रही हैं तो इस हवाले से क्या तब्दीलियां आएंगी, इसको देखना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो माजी को जाकर रुजू करेंगे, माजी में जाकर देखेंगे, तो माजी में तो कुछ और है। देखिए, ये तो इनकी इजरायलियों की पूरी साजिश थी ना, जिस तरीके से इन्होंने, अब क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म क्या है, ये तो पिछली 2 सदी की आप कह लें 19वीं सदी के आखिर का आगाज है ना, ज़ायनिज़्म का आगाज हुआ और उसके बाद क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म हमें देखने को मिला। पीछे चले जाए तो पीछे तो कुछ और तारीख है। और जो है जीसस को किसने एजा पहुंचाने की कोशिश की, वो कौन लोग थे, ठीक है, इनकी जो हैसियत है वो रोमन एम्पायर के अंदर क्या थी, वहां तो उनको फिर तारीख कुछ और मिलेगी। इन्होंने तो हिस्ट्री के अंदर भी तहरीफ की है ना, बहुत सारी चीजों को बदला है, रिलीजन को भी बदला है, बहुत सारी तहरीफ वहां हुई है। ये एक एस्टेब्लिश बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कोई नहीं आपको बता रहे हैं, ये तो वहां पर हुआ है। तो अगर वो दोबारा से रुजू कर रहे हैं तो फिर वहां पर तो उनको कुछ और मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एज ऑफ फेथ, आप देखिए, एज ऑफ फेथ कहा जाता है जो पहले 1000 साल थे, यानी हम 2000 के अंदर हैं इस वक्त, जो पहले 1000 साल थे उसको एज ऑफ फेथ कहा जाता है। एज ऑफ फेथ उसको इसलिए कहा जाता है कि जो मजहब था उसको सियासी गलबा हासिल हो गया था। यानी यहां पर आप देखिए तो मुसलमानों को गलबा हासिल था, बतौर रिलीजन उनको गलबा हासिल था, और वहां पर क्रिश्चियनिटी 1000 साल तक उनकी वो सल्तनत रही है। तो मजहब को सियासी गलबा हासिल था, इसको कहा जाता है एज ऑफ फेथ। उसके बाद आप देखें वहां पर चर्च की जो हुकूमत है वो खत्म हुई, चर्च जो है वो सियासत से अलग हो गया। अब चर्च की आप देखिए कि वो सिर्फ महदूद है अपने अपने काम तक, रिलीजन तक, सियासत में उसका कोई लेना देना नहीं। यहां पर भी आप देखिए तो वो मजहब को जो सियासी गलबा हासिल था वो नहीं रहा। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को तो सियासी गलबा वो उससे पीछे हटे,
उनका डिक्लाइन हुआ। लेकिन किस रिलीजन को सियासी गलबा हासिल हुआ है? और वो जुडाइज्म है। इनको आज सियासी गलबा हासिल है ना, ठीक है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को तो सियासी गलबा इस वक्त हासिल नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर भी इन चीजों को जो है वो देखना जरूरी है। इसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात है को डिग आउट करना, और ये मामला अभी आगे लंबा चलेगा। तो ये सूरत है। अब यमन से हम आगाज करते हैं, और यमन आप देखिए मैसिव अटैक्स कर रहा है, बावजूद इसके कि एग्रेशन हो रहा है, शहादतें हो रही हैं। 50 एयर स्ट्राइक्स जो है वो कल सिर्फ कैपिटल के अंदर हुई हैं, और अभी 6 गवर्नरेट्स के अंदर फिर बमबारी की गई है। उसके बावजूद वो अटैक कर रहे हैं और कार्ल विल्सन को निशाना बनाया है। और कार्ल विल्सन, इसमें आप देखें ना, वाशिंगटन के अंदर बहुत ज्यादा कंसर्न पाया जा रहा है क्रेडिबिलिटी ऑफ द वेपन्स के हवाले से। ये वो वेपन्स हैं जो सबसे उनकी टेक्नोलॉजी का शाहकार है, और ये वो वेपन्स हैं जिनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। अब ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये पता नहीं कहां पर डिप्लॉय है। यमन ने इसको फिर भी लोकेट कर लिया और फिर भी निशाना बना लिया है। तो वाशिंगटन के अंदर बड़े सीरियस कंसर्न्स पैदा हो गए हैं इन हथियारों की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, कि जब ये चाइना के साथ जाकर लड़ेंगे तो ये कैसे चाइना का सामना कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो नुकसान अमेरिका यहां पर कर रहा है, वो एक्सपोज कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वेपन्स यमन और जो है वो हमास, हिजबुल्लाह, इनके लिए नहीं है। ये वेपन्स जो है वो चाइना के लिए हैं। जब चाइना के साथ जंग होगी तो उसमें इन वेपन्स की, इसी के ऊपर तो वो बैठे हुए हैं कि भाई हम जनाब सुपीरियर हैं, इन्हीं वेपन्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो वेपन्स है वो यहां पर एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे उनके ड्रोन्स हो, चाहे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हो। तो ये तो बहुत बड़ा उनके लिए लॉस है। तो जनाब एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाया है, और उधर जो है वो इसराइल को हिट किया गया है यमन की जानिब से। यमन आर्म्ड फोर्सेस स्ट्राइक इसराइल यूएस वॉरशिप्स इन रेड सी एंड अरेबियन सी। एक उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अरेबियन सी के अंदर खड़ा हुआ है, और एक रेड सी के अंदर खड़ा हुआ है। यमन्स आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ड्रोन एंड क्रूज मिसाइल्स अटैक टारगेटिंग 2 इजरायली साइट्स इन एशकलान एंड इलात, as well as 2 US aircraft carrier in Red and Arabian Sea। इसराइल के अंदर 2 टारगेट्स को निशाना बनाया है, और इसके साथ साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाया है। और इसराइल के अंदर जो है वो बता रहे हैं कि तल अवीव को भी हिट किया गया है, और इन ऑपरेशंस के अंदर जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। एक ड्रोन का नाम है याफा, और दूसरे ड्रोन का नाम है समद 1। याफा और समद 1 ड्रोन जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया है। और 2 मिलिट्री ऑपरेशंस इन रेड एंड अरेबियन सी इन डिफाई against US aggression in response to the crimes, or targeted the strike group in the Red Sea, targeted with 2 cruise missiles and 2 drones। ये रेड सी के अंदर 2 क्रूज मिसाइल्स और 2 ड्रोन्स के साथ अटैक किया है। और जो कार्ल विल्सन है accompanying with स्ट्राइक ग्रुप, यानी हर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो जंगी बेड़े होते हैं उनको स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, उनको भी निशाना बनाया है विद 3 क्रूज मिसाइल्स एंड 4 ड्रोन्स। ये जनाब उन्होंने अटैक किया है। तो खबर ये नहीं कि अमेरिका अटैक करता है, खबर ये है कि यमन अभी भी अटैक कर रहा है, और अमेरिका को बड़ी हजीमत यहां पर उठाना पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिसने इस जंग का फैसला किया, जिसकी जेडी वैंस ने मुखालफत की, लेकिन यह सबसे ज्यादा जोर देने वाला था सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के नहीं हमला होना चाहिए, हमला होना चाहिए। अच्छा, तो अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस वक्त एक ऐसी पोजीशन के अंदर आ गया कि इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। जी हाँ, इसका सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। जो पे दर पे लीक्स हो रही हैं, और जो पेंटागन के अंदर एक क्योस इस वक्त बताया जा रहा है, इसकी लीडरशिप के ऊपर पेंटागन इस वक्त मुतमईन नहीं है। अच्छा, 3 दिन पहले जो ऑफिशियल्स को वहां से डिसमिस किया गया है, जिसमें से एक पेंटागन की स्पोक्सपर्सन थी, उन्होंने जाकर आर्टिकल लिख दिया, और उन्होंने बताया है कि यह तो बंदा ही अजीबोगरीब है, और इसके लीडरशिप के अंदर पेंटागन को शदीद खतरात, यानी इसकी जो लीडरशिप है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि पेंटागन की सरपरस्ती जो है वो इसके हाथ के अंदर दी जाए। एक्स पेंटागन स्पोक्स पर्सन वॉर्न्स ऑफ टोटल क्योस अंडर हेजिसिट अथॉरिटी, ये इसका नाम है। फॉर्मर पेंटागन स्पोक्स पर्सन वॉर्न्स ऑफ अ डेंजर फेसिंग द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिफेंस सेक्रेटरी साइटिंग डिसफंक्शन, लीक्स एंड इंटरनल टर्मोइल। इसकी सरपरस्ती के अंदर क्या हो रहा है? डिसफंक्शन, अबनॉर्मेलिटी, यानी आप चीजों को सही अंदाज में मैनेज नहीं करते, जहां पर ऑर्डर देना है आप दे नहीं सकते, सही पॉलिसी आप बना नहीं सकते, तमाम डिपार्टमेंट्स को सही तौर पर मैनेज नहीं कर सकते, मतलब डिसफंक्शन और लीक्स हो रही हैं, और इंटरनल टर्मोइल का पेंटागन शिकार हो चुका है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कुछ हफ्ते पहले कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है अमेरिकन एम्पायर के लिए, जहां पर उन्होंने बैठकर बड़े फैसले करने, अगले दहाइयों के फैसले करने। उन्होंने चाइना के साथ किस रिलेशन के अंदर जाना है, क्या उन्होंने चाइना के साथ एक कोल्ड वॉर लड़नी है,
या चाइना के साथ एक फेयर कंपटीशन के अंदर जाना है। अगर कोल्ड वॉर लड़नी है तो आप अपने पूरे एम्पायर को रिस्क के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या आप उनसे कोल्ड वॉर जीत लेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके फिर नतीजे क्या निकलेंगे। अगर आपने फेयर कंपटीशन के अंदर जाना है तो फिर क्या पॉलिसीज होंगी? तो ये आपको ग्रेट माइंड्स चाहिए, वो ग्रेट माइंड जो दहाइयों तक की अगली पॉलिसीज बना सके। तो इस वक्त जो चीज एक्सपोज हो रही है कि ट्रंप इंतजामिया के जो ओहदेदार हैं वो कोई ग्रेट माइंड्स नहीं है, वो मीडियोकर हैं। तो इसलिए इस डिक्लाइन के अंदर और ज्यादा इजाफा होगा। और वो पेंटागन, देखें ये कोई मामूली चीज नहीं होती, वहां पर भी एक डिसिप्लिन होता है। यूं नहीं होता कि 3 दिन पहले उसको फारिग किया गया और वो वहां पर जाकर आर्टिकल लिख दे के पेंटागन के अंदर तो ये हालात है, ऐसे नहीं होता है। तो लेकिन अगर लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब इतना ज्यादा वहां पर एक क्योस है और अमेरिकन को तशवीश है कि ये जो लीडरशिप आई है ये हमें किस डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रही है। The recently resigned top spokesperson for the Pentagon has issued a scathing critique of the Department of Defense under the Secretary Patty Hegseth, describing the institution as being in total chaos, widespread dysfunction, backstabbing, मतलब एक फैसला किया उससे जब पीछे हट गए, और मिसमैनेजमेंट विद इन द डिपार्टमेंट, चीजें आपसे सही मैनेज नहीं हो रही स्मूथली, उस तरह से आपकी लीडरशिप कहीं नहीं है। द बिल्डिंग इज इन अ डिसअरे अंडर द हेजेसेथ लीडरशिप, द डिसफंक्शन इज नाउ अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, पूरी बिल्डिंग जो है वो इस वक्त टर्मोइल का शिकार है और पेंटागन की सारी बाकी जो लीडरशिप है, जनरल्स हैं, वो बैठकर सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर किस बंदे को भेज दिया है। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब ये वाज़ेह डिक्लाइन का सबूत है। ऐसा ही होता है, आखिरी टाइम पर ऐसे लोग आ जाते हैं ऊपर इक़्तिदार में और वो खुद ही एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, गजा से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। 3 दिन पहले नॉर्दर्न गाजा के अंदर एक बड़ा कंप्लेक्स ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया, जिसमें से टनल से जंगजू निकले और उन्होंने अटैक किया। सरप्राइज अटैक था और इजराइल हक्का बक्का रह गया कि इतना बड़ा ऑपरेशन, वो एरिया जिसको उन्होंने अपने हिसाब से क्लियर कर दिया था कि यहां पर हमास नहीं है, वहां पर आकर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल अब ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं, यानी वो जो कैजुअलिटीज है वो होना शुरू हो गई हैं। अगर कैजुअलिटीज इजराइल की होना शुरू हो गई हैं तो ये एक नया फैक्टर होगा। ऑलरेडी जो प्रेशर वाली सूरत हाल, जिसको कल लेपर्ड ने कहा है कि पॉलिटिकल असैसिनेशन की तरफ मामला जा रहा है, उसके अंदर ये जो कैजुअलिटीज अगर सोल्जर्स की होंगी तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फैक्टर होगा प्रेशराइज करने के लिए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स अ सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गाजा विद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स अटेम्प्टिंग टू इवैक्यूएट ऑक्यूपेशन ट्रूप्स, एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स वहां से जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब को बड़ा वाकया जो है वहां पर हुआ है। इसके साथ आप देखिए मुकम्मल बमबारी वहां पर जारी है, ब्रुटैलिटी जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 39 शहादतें जो है वो गजा के अंदर हुई हैं। अच्छा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना जा रहे हैं और चाइना की जानिब से एस्केलेशन हुई है, मेजर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर एस्केलेशन हुई है और ये रोज बरोज चाइना और अमेरिका की जंग बढ़ती चली जा रही है। चाइना ने अमेरिकी कांग्रेसमैन के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक समझ ले कि एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है कि मतलब अब अमेरिकन के ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगी और कांग्रेसमैन के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। दुनिया में कौन है जो ऐसे सैंक्शंस लगा सकता है? और देखिए, ये जो सैंक्शंस लगाना है ना, ये तो सिर्फ अमेरिका का इख्तियार है। और दूसरी बात यह कि देखिए, अब चाइना कह रहा है हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे। तो रेयर अर्थ मिनरल्स देना ना देना या ये सैंक्शंस लगाना, इसका मतलब सिर्फ ये फॉर्मल इकदामात उठाना नहीं है, बल्कि ये शो ऑफ पावर है, ये उस एबिलिटी का मुजाहरा है। मिसाल के तौर पे आप मिसाल लीजिए, इराक कहे जी हम अमेरिका को ऑयल नहीं देंगे, तो क्या होगा? वही हुआ जो इराक के साथ आपके सामने है। अमेरिका आ गया और डायरेक्ट वो ऑयल निकाल रहे हैं, शाम से भी, इराक से भी निकाल रहे हैं, लीबिया। ठीक है, तो सिर्फ ये कह देना नहीं होता कि हम आपको नहीं देंगे ये चीज, तो क्या होगा? वो आकर ले लेंगे खुद ही। तो अगर चाइना कह रहा है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे, तो क्या अमेरिका आकर ले सकता है? तो ये उस एबिलिटी का भी मुजाहरा है, ये उस पावर का भी मुजाहरा है, ये उनकी हेजेमनी को चैलेंज करने का भी मुजाहरा है कि ये दुनिया आपकी जागीर नहीं है कि जो चाहोगे तुम वैसे ही होगा, तुम चाहोगे तो हम सब्जुगेट करेंगे, सरेंडर करेंगे, ऐसा नहीं। ये उनकी उस हेजेमनी को, डोमिनेशन को, ये सैंक्शंस, ये रेयर अर्थ मिनरल्स की पाबंदी, उसको चैलेंज करने की शो ऑफ पावर है। वगरना यह कि अमेरिका तो फिर डायरेक्ट मिलिट्री भेज देता है, लेकिन यहां पर क्या वो भेज सकता है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। चाइना इंपोजेस काउंटर सैंक्शंस ऑन यूएस ऑफिशियल्स ओवर हांगकांग डिस्प्यूट, सेवरल यूएस कांग्रेसमैन मेंबर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड हेड्स ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखे ना, कांग्रेसमैन
बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनजीओ के बहुत सारे लोग उनके पर लगी हैं ये सैंक्शंस इन रिटेलिएशन फॉर व्हाट इट डिस्क्राइब्ड एज एग्रेगियस बिहेवियर कंसर्निंग हांगकांग मार्क्स अ फ्रेश escalation in diplomatic tensions between the two countries. The sanctions were imposed in direct response to Washington's decision last month to sanction 6 Chinese and Hong Kong officials. पिछले महीने अमेरिका की जानब से 6 चाइनीज और हांगकांग ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शन लगाई गई थी। वो कह रहे हैं कि इसके जवाब के अंदर हमने यूएस कांग्रेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इसके साथ एनजीओ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। ये मतलब टिट फॉर टैट वाला जवाब, मुंह तोड़ जवाब। Any wrong action taken by US side on the Hong Kong related issue will be met with resolute and reciprocal counter action by the Chinese side. जो भी वहां से एक्शन आएगा उसका बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन हम देंगे। चाइना refuses subjugation. यही है ना, चाइना से क्या डिमांड किया जा रहा है? सरेंडर डिमांड किया जा रहा है, सब्जुगेशन डिमांड की जा रही है। ईरान से भी यही डिमांड किया जा रहा है। इसराइल ईरान से यही डिमांड कर रहा है कि वो सब्जुगेट करें जैसे बाकी रियासतों ने किया। Will continue defending interest. The tit for tat measures are the latest in series of tensions between Washington and Beijing, touching on broader issues, बहुत सारे issues broader level के ऊपर, ranging from trade to human rights and geopolitical competition in Asia. आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, geopolitical competition in Asia. ये अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त पैदा हो चुका है। एशिया मैदान जंग होगा, ये हम आपके सामने रख चुके हैं। तो ये जनाब चीन का तबले जंग है और ये मामला सर्द जंग से हॉट वॉर की तरफ बकायदा जा रहा है। ये सेंचुरी का सबसे बड़ा वाकया है कि अमेरिका के सामने चीन आ चुका है। अच्छा, अगली बात यह है कि हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे उसको आपके सामने रखते हैं। देखिए, हमने मुख्तलिफ वाकयात, एक एक ऑर्डर, एक एक डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखी है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ट्रंप ने उसकी कैंपेन में आपने देखा कि बाइबल के हवाले से मतलब एक रिलीजियस कैंपेन भी की गई और एक वीडियो में ट्रंप ने कहा कि बाइबल को दिखाते हुए कि इसकी तरफ हमें लौटना होगा और इससे जो है वो हमें रहनुमाई जो है वो हासिल करना होगी। अच्छा, फिर सदर बनने के बाद उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया जो ज्यादा मीडिया का वो नहीं बना, लेकिन हमने आपके सामने रखा, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के अंदर अगर कोई भी एंटी क्रिश्चियन बायस एलिमेंट होगा तो उसको जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा। अब अमेरिका के अंदर एंटी क्रिश्चियन बायस कैसे हो सकता है? भाई एंटी मुस्लिम तो हो सकता है, लेकिन एंटी क्रिश्चियन कौन होगा अमेरिका के अंदर? लेकिन मतलब ये वो है कि आपने पूरी रियासत को उस नजरिए के ऊपर चलाना है। आप जैसे कि देखें कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्सपर्सन है वो गले में स्लीव पहनती हैं, अक्सर नजर आता है। तो ये इस तरह के वाकयात अमेरिका में मतलब ये बहुत, जेडी वैंस है वो वेटिकन आए और बाकायदा हमने उसके ऊपर 2 दिन बाद भी की। और इसके अलावा इस तरह के मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के बायसेप के ऊपर जो एक तहरीर और वो टैटू बना हुआ था, ठीक है, वो सलीबी जंग वो सारा उस हवाले से। तो ये हमने एक एक वाकया था जो मुख्तलिफ दिनों में रिपोर्ट हुआ वो हमने आपके सामने रखा। आज एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आई है कि ये एक एक वाकया नहीं है, इसके पीछे एक पूरा बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे एक पूरा नेशनल लेवल का ट्रेंड है, इसके पीछे एक इतनी बड़ी मूवमेंट है जो पूरी अमेरिकी सोसाइटी को बदलने जा रही है। उनका कल्चर, उनका बिलीव्स, उनका लाइफस्टाइल, उनका फेथ, एक एक चीज को बदलने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि बाकायदा रिलीजन की तरफ रुजू किया जा रहा है। यानी हमारे यहां ये डिबेट रहते हैं कि भाई मगरबी सोसाइटी जब वो रिलीजन की तरफ उस तरह से नहीं है, तो रिलीजन की तरफ बाकायदा रुजू होने जा रहा है। और इसमें उन्होंने लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर बड़ी गैर मामूली बात है, मतलब बहुत गैर मामूली बात है। वो कह रहे हैं कि वहां पर लोगों ने मॉडर्निटी की वजह से उनको इस जिंदगी में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। रिलीजन को कट करके मौजूदा जिंदगी में उनको कोई जो है वो कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। और वो बता रहे हैं कि अब रिलीजन और पॉलिटिकल फिगर जो हैं वो आपस में इस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि उनसे पॉलिसीज बन रही हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर। जाहिर बात है इसके असरात फिर यूरोप के ऊपर भी होंगे, क्योंकि चर्च की हुकूमत की एक पूरी तारीख है। फिर बड़ा एक खूनी दौर गुजरा है जिसमें चर्च की हुकूमत का खात्मा हुआ है और सियासत और चर्च अलग हो गए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चर्च और पॉलिटिकल फिगर्स, खासकर ये जो मागा वाले हैं यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले, इनका कनेक्शन उस तरह से पैदा हो रहा है कि उससे बाकायदा में पॉलिसीज भी नजर आ रही हैं। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी ट्रंप ने पॉलिसी दी है जेंडर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जेंडर 2 ही हैं, औरत और मर्द, और ये जो शादी वहां पर औरत से शादी और मर्द की मर्द से शादी, इसको जो है ना ये जो पॉलिसी आई है ये उसी रिलीजन से आ रही है।
ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करते हैं, यानी इतने मैसिव लेवल की तब्दीली है। तो अगर इस लेवल की रिलीजियस मूवमेंट का वहां पर आगाज हो रहा है, यानी पूरी सोसाइटी, एक ग्रुप नहीं, एक कम्युनिटी नहीं, तो फिर इधर मिडिल ईस्ट के हवाले से क्या पॉलिसी तब्दील होंगी, इजराइल के हवाले से क्या तब्दील होंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट, कंजर्वेटिव कैथोलिज्म सर्ज इन मागा इरा। मागा इरा यानी ये जो ट्रंप का इरा आया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, इसके अंदर कंजर्वेटिव कैथोलिज्म जो है वो बढ़ रहा है। वाइल मेन स्ट्रीम कैथोलिज्म डिक्लाइन, ये मैं बताता हूं कि मेन स्ट्रीम और कंजर्वेटिव कैथोलिज्म क्या है। इन द यूएस कंजर्वेटिव कैथोलिज्म इज रिसर्जिंग फ्यूल्ड बाय ट्रेडिशनल लैटिन मैस एंड मागा अलाइंड फिगर्स। यानी ये जो शख्सियात है, ट्रंप, इसका सेक्रेटरी डिफेंस, मतलब जो ये जो सारे फिगर्स हैं और बहुत सारे लोग, ये इसको आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। देखिए जो मेन स्ट्रीम कैथोलिज्म है जो इस वक्त राइज है, यानी कि उसमें चर्च को एक चर्च के जो बिलीव्स हैं, जो वो फेथ देते हैं, यानी जो चर्च बता रहा है उसी चीज के ऊपर बिलीव किया जाएगा। ये मैं बिल्कुल सादा सी वन लाइनर, वैसे तो लंबी चौड़ी बात है लेकिन वन लाइनर कि चर्च है वही बताएगा कि रिलीजन क्या है, वही बताएगा कि फेथ क्या है। और मौजूदा मतलब एक पोप है, उनकी जो अथॉरिटी है उसको माना जाएगा उसके मुताबिक। ये मेन स्ट्रीम कैथोलिज्म, और उसके मुताबिक फिर मिसाल के तौर पे आपने वो अक्सर क्रिश्चियंस को देखा होगा कि जैसे मुख्तलिफ सेरेमनीज, मुख्तलिफ रसूमात, जैसे पानी के अंदर डिप लगवाई जाती है, ठीक है ना, उनका तज़किया करने के लिए, ये इसमें। और फिर जो लास्ट सफर है, लास्ट सफर किसको कहते हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लास्ट मील था, आखिरी खाना था अपने साथियों के साथ, जिसके बाद इनके बिलीफ के मुताबिक उनको क्रूसिफाइड कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और कुरान मजीद ने उसको वाज़ेह किया कि बिल्कुल उनको सूली के ऊपर नहीं चढ़ाया गया और हमने उनको आसमान पर उठा लिया, लेकिन इनके बिलीफ के मुताबिक उनको क्रूसिफाई किया गया। तो वो जो आखिरी मील था, लास्ट सफर उसको कहते हैं, और उसके ऊपर बहुत फेमस पेंटिंग भी है। तो लास्ट सफर जो है वो उसकी याद के अंदर जो है वो ब्रेड और वाइन जो है वो उस खाने के अंदर जो है प्रेजेंट की जाती है, मतलब इस तरह की सेरेमनीज। तो ये है मेन स्ट्रीम कैथोलिज्म। जो ट्रेडिशनल कैथोलिज्म है जिसकी तरफ अब ये जा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल जो कैथोलिज्म है वो अपने पूरा अलग से वर्ल्ड व्यू रखता है, और वो कहता है कि भाई माजी पीछे जो है ओरिजिन के अंदर जो है वो रुजू करना चाहिए, और वो मौजूदा जो पापायत है या मौजूदा जो सिस्टम है इसको नहीं मानते, वो ओरिजिन से रुजू करने की बात करते हैं। उनका पूरा वर्ल्ड व्यू है, उनके फेथ, उनके इवन मैरिज, मतलब आज मुख्तलिफ है लेकिन वो जो मैरिज है और वो ज्यादा अलाइन है विद इस्लाम। यानी अभी आप देखें ना, इनका जो ट्रेडिशनल कैथोलिज्म है जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, उसके अंदर मैरिज क्या है, मैरिज वो है जिसमें औरत और मर्द होंगे। दो पिलर हैं मैरिज की, औरत और मर्द, औरत और औरत नहीं, मर्द और मर्द नहीं। ये इस तरह से चीजों को देखते हैं। अच्छा, तो आगे देखिए, यूनाइटेड स्टेट इज अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहा है। स्ट्रेसिंग दैट ग्रोइंग मूवमेंट, ये तहरीक बहुत बढ़ रही है ऑफ कंजर्वेटिव कैथोलिज्म इन अमेरिका इज इमर्जिंग, शेप्ड बाय, लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल, थियोलॉजिकल एंड कल्चरल रीअलाइनमेंट्स। सियासत, थियोलॉजिकल आप मतलब वो मजहब के हवाले से, और कल्चरल रीअलाइनमेंट्स, इन तीनों चीजों को मिलाकर, यह नहीं कि सियासत अलग है, मजहब अलग है, कल्चर अलग हो गया, तीनों चीजों को रीअलाइन किया जा रहा है। दिस रिसर्जेंस, यानी ये जो अब आ रही है मूवमेंट, इज स्पेशली विजिबल इन अलाइनमेंट विद मागा इरा वैल्यूज। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वालों की जो वैल्यूज है उनके साथ ये अलाइन है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड अ रीन्यूड एम्फोसिस ऑन स्क्रिप्चर एंड ऑर्थोडॉक्सी। अब वो कह रहे हैं कि ये एम्फोसाइज करता है ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर। अब ऑर्थोडॉक्सी क्या है? ऑर्थोडॉक्सी में बेसिकली उनके डिफरेंट थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। यानी जैसे मैं सादा अल्फाज में समझाने के लिए सिर्फ कि आप जैसे इस्लाम में भी तो इंटरप्रिटेशन है ना, कि भाई ये इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हमारे फिरके भी नजर आते हैं जो मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक चीज को एक मान रहा है, दूसरा दूसरी चीज को, यानी सिर्फ इंटरप्रिटेशन की हद तक ये बुनियादी उनमें फर्क है कि यानी जो ऑर्थोडॉक्सी है उनकी थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो कुछ और है, और इसके अंदर जो रोल ऑफ पोप है वो डिफरेंट है। और मिसाल के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जेडी वैंस जो आए हैं वेटिकन, उन्होंने वहां पर क्या डिस्कस किया कि स्टेट और चर्च के रिलेशंस को भी डिस्कस किया गया, किसका क्या रोल होगा।
और तनाजुर मैंने आपके सामने रखा है कि चर्च की एक हुकूमत थी, खत्म हुई, और जेडी वैंस यहां पर आकर वो चर्च और स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, और ऑर्थोडॉक्सी की तरफ, और जिसमें पॉप का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें उसमें होंगी। अच्छा, इसके अलावा आगे देखिए, कंजर्वेटिव कैथोलिज्म इन अमेरिका गेन्स मोमेंटम। इसमें वो बता रहे हैं आगे चलकर कि एक मिसाल के तौर पे अगस्टाइन इंस्टीट्यूट है, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पर लोगों को एंगेज कर रहे हैं, अपने जो बिलीफ सिस्टम है, अपना जो फेथ सिस्टम है उसको, यानी आप कह लें कि उसको आगे फैला रहे हैं। द इंस्टीट्यूट परचेज 284 एकड़, अनबिलीवेबल, 284 एकड़ की जमीन जो है वो उन्होंने खरीदी, और ये एक फार्मर बोइंग रिक्राफ्ट सेंटर था, $20 मिलियन की, सिग्नलिंग अ कमिटमेंट टू एक्सपेंशन, यानी मजहबी एक इदारा 284 एकड़ की जमीन खरीद रहा है, उसके ऊपर वो सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और इस लेवल के ऊपर एक्सपेंशन। ये उन्होंने एक इदारे की मिसाल दी है, इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो वो इस तरह से इमर्ज कर रहे हैं। द मूव रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर नेशनल ट्रेंड्स, ब्रॉडर नेशनल ट्रेंड्स, एक कम्युनिटी नहीं, एक ग्रुप नहीं, नेशन वाइड ये ट्रेंड जो वो देखा जा रहा है। एज कंजर्वेटिव कैथोलिक सीक टू रिक्लेम, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रेडिशनल कैथोलिक्स हैं जिसकी तरफ अब वो जा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? टू रिक्लेम ओल्डर फॉर्म्स ऑफ डिवोशन एंड रिलीजियस लाइफ। ओल्डर फॉर्म ऑफ डिवोशन, यानी पहले जिस तरह खुदा की तरफ रुजू था, जो डिवोशन थी खुदा की तरफ, वो ये चाहते हैं, और ये रिलीजियस लाइफ चाहते हैं। द मागा कैथोलिक मूवमेंट इज मार्क्ड बाय अ रिजेक्शन ऑफ लिबरल कल्चर। ये हम ईरान की बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब इस तरह के कोई मजहबी रियासत के अंदर कोई मजहबी तब्दीलियां आ रही हैं, ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा जो इंतजामिया है वो क्या किस तरफ लेकर जा रही, वो पसंद नहीं करते मॉडर्न कल्चर को, जो वहां पर लिबरल कल्चर है उसको पसंद नहीं कर रहे। एंड द एम्ब्रेस ऑफ ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज, और वो कहते हैं कि अब हम कबूल करें जो क्रिश्चियंस की ट्रेडिशनल, यानी जो असल वैल्यूज हैं उनको अब हम तस्लीम करें। जेडी वैंस की फिर वो आगे लिख रहे हैं कि जेडी वैंस ने अपना जो ईस्टर है वो कहां पर गुजारा? वेटिकन के अंदर, एंड मेट विद द लेट पोप फ्रांसिस, जिनका अभी इंतकाल हुआ आज ही। अंडरस्कोरिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कंजर्वेटिव कैथोलिक फिगर्स इन पॉलिटिकल लाइफ। सियासत और उधर मजहब का कोई ताल्लुक नहीं। यहां पर क्या हो रहा है? कैथोलिक जो शख्सियात हैं, जो मजहबी शख्सियात हैं, उनका पॉलिटिकल फिगर्स के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, एंड इसका नतीजा क्या हो रहा है? प्ले अ की रोल इन लिंकिंग फेथ एंड पॉलिटिक्स। इससे क्या हो रहा है? फेथ और पॉलिटिक्स इकट्ठी हो रही है, जो कि पिछली कई सेंचुरी से अलग अलग हो चुकी थी। ओपोजिंग अबॉर्शन, रिलीजन और पॉलिटिक्स मिली है तो पॉलिसीज हमें सामने नजर आ रही हैं। ये वो बात नहीं है कि 15 साल के बाद ऐसे होगा, हमें उसका जो आगे रिजल्ट है नजर आना शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि ये जो अबॉर्शन की पॉलिसी ट्रंप लेकर आया है, ये भी यहीं से आ रही है। अबॉर्शन को मतलब उसके ऊपर सख्ती बहुत ज्यादा कर दी गई है। पहले यह था कि आप 7वें महीने में भी जाकर अबॉर्शन करवा दे, बहुत सख्ती कर दी गई है, और उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप एक खास टाइम तक, और मतलब बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जेंडर आइडियोलॉजी, ये कहां से आई है कि एक मर्द और एक औरत, वो गे, और वो औरत और औरत शादी, मर्द और उसको खत्म किया ट्रंप ने आकर। ये कहां से आया? ये वो जो सोर्स है पीछे, वो रिलीजन है। वो जो रिलीजियस फिगर जो हैं वो इनके साथ आकर कनेक्शन कर रही हैं, ये अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, यानी आपस में एक जो है वो आप कहते हैं ख्यालात का तबादला हो रहा है, उनसे वो रहनुमाई ले रहे हैं। जेडी वैंस यहां पर रिलीजियस डायरेक्शन लेने के लिए आए थे, गजा के हवाले से, यूक्रेन और सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से। इवन जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, फ्री ट्रेड, यहां पर भी असरात नजर आ रहे हैं। न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ कंजर्वेटिव लीडर्स। अब पीछे आप देखें ना कि इमिग्रेशन पॉलिसीज और फ्री ट्रेड, ये दो पॉलिसीज हैं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आ कहां से रही हैं? इसी रिलीजियस मूवमेंट से। तो ये वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अमेरिका के अंदर वकूफ पजीर हो रही है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो चीज है जिसके असरात सबके ऊपर है। न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर कंजर्वेटिव लीडर्स। अब वो बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन लाइक अगस्टाइन, जिसके बारे में हमने बताया कि 284 एकड़ उन्होंने जमीन ली है, इसके अलावा फ्रांसिसन यूनिवर्सिटी एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, आर नाउ प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन ऑफ कंजर्वेटिव क्लर्जी एंड ले लीडर्स।
बहुत सारे नई ये शख्सियात जो वो पैदा कर रहे हैं, ये वाले इंस्टीट्यूशंस। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एम्फसाइजिंग, जो कि जोर दे रहे हैं डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी एंड अ रिटर्न टू द फाउंडेशनल कैथोलिक टीचिंग्स। जो फाउंडेशनल टीचिंग्स हैं, बुनियाद जो ओरिजिनल हैं, उसकी तरफ जो हमें रुजू करना चाहिए। वी हैव टू हैव समथिंग टू से बियॉन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस मॉडर्न दुनिया जो हमने बनाई है, इससे आगे निकले, इससे आगे जाकर असल चीज को सोचें और माजी के साथ रुजू करें। दिस इज द बॉटम लाइन। रिस्पॉन्डिंग टू द सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड मॉडर्निटी एंड द लॉस ऑफ मीनिंग मैनी फील इन कंटेम्परेरी लाइफ। ये जो मॉडर्न लाइफ है, ये जो वहां पर लिबरल कल्चर है, ये जिस डायरेक्शन में जिंदगी जा चुकी है, जिसमें आखिरत को निकाल दिया गया है, ठीक है, उसमें वो लोग जो है कोई इसमें अब वो फील नहीं कर रहे हैं। लॉस ऑफ मीनिंग, इसका मकसद खत्म हो चुका है जिंदगी का। कुरान मजीद में वैसे ये आता है, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम आखिरत को निकाल दो तो ये जिंदगी खेल तमाशा ही तो है। अगर आखिरत को निकाल देते हो और सिर्फ इस जिंदगी में देखो तो फिर क्या है, खाया पिया ऐश किया। और इसमें फिर आप देखिए तो वो जो मॉरल जो आपके सामने प्रिंसिपल्स हैं भाई, वो आखिरत ही से तो आते हैं। ये आप अगर इस चीज को निकाल दें कि आपने आखिरत में जाकर कोई हिसाब नहीं देना, तो फिर आप क्यों अच्छे बने? फिर तो आपको जहां से अपनी अय्याशी का सामान हो आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर अब जो जिंदगी है वो मानी खो चुकी है। ये मेरी बात नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है। वो मानी खो चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें दोबारा से रिलीजन की तरफ जब रुजू करना होगा। अनबिलीवेबल। द वे टू रीन्यू द चर्च इज नॉट टू चेंज द चर्च टीचिंग्स, टू ट्राई टू बी पॉपुलर। तो इसमें वो कह रहे हैं कि चर्च को दोबारा से उसकी तालीमात को फैलाने के लिए जरूरी नहीं कि हम तालीमात ही को बदल डालें, बल्कि जो असल तालीमात हैं, यानी मौजूदा नहीं, जिसमें चर्च को एक अथॉरिटी हासिल है, ठीक है ना। चर्च बताएगा कि क्या फेथ होगा, जिसमें वो तज़किया के एक पूरा उनका पैटर्न है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जैसे पानी में वो डिप करवाते हैं, ये भी एक पैटर्न, एक मिसाल आपके सामने दे रहे हैं। तो मौजूदा जो चर्च है, उसका जो फेथ है, उसके जो बनाए हुए उसूल हैं, इसको हम नहीं मानते और उस असल फाउंडेशन की तरफ हमें रुजू करना होगा। तो बात यह है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की कि अगर फाउंडेशन की तरफ रुजू करना है तो फिर फाउंडेशन में तो कुछ और है। फिर जीसस को तकलीफें किसने पहुंचाई? इनकी जो इस वक्त सुप्रीमेसी इजराइलियों को हासिल हुई है, और ये क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, ये तो अभी की बात है। माजी में इनके साथ क्या हो रहा था, इनकी असलियत तो असल में फिर क्रिश्चियन भूल चुके हैं, ठीक है। तो अगर वो फाउंडेशन की तरफ जाना है तो फिर तो बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कुरान मजीद जो है वो वाज़ेह तौर पर क्रिश्चियंस को मुखातिब करते हुए दो चीजें उनके ऊपर वाज़ेह करता है। एक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो खुदा के बेटे नहीं थे और उनको सूली के ऊपर नहीं चढ़ाया गया। ये दो चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर क्रिश्चियंस को मुखातिब करते हुए कही गई हैं। तो फिर अगर वो तहकीक की दुनिया में वापस देखे ना, वो मौजूदा बिलीफ को चैलेंज कर रहे हैं, तो एक तहकीक का अमल शुरू हो रहा है। तो तहकीक में तो फिर शायद पता नहीं मामला किस तरफ आगे निकल जाए, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो तब्दीली आ रही है, इसके ऊपर अब आगे पॉलिसीज बनेंगी, और वो पॉलिसीज हमें नजर भी आ रही हैं अबॉर्शन में, इमिग्रेशन में, फ्री ट्रेड में, और इसके अलावा मैरिज में, कल्चर में, रहन सहन के अंदर। दैट्स बिग वन। और इसमें अब इजरायली इसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये चीजें मजीद उनके हक में जाएंगी, उनके खिलाफ जाएंगी, ये भी बहरहाल हमें देखना होगा। तो ये सूरत हाल है। आप अपनी राय जरूर करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।